Assalamu alaikum students, welcome to the next lecture of network security. In previous lecture we have discussed that what is the binary exponentiation method to find out the exponentiation of any number in any mod field. And we have done one example for explaining that how binary exponentiation can help other than the Fermat and Euler-Thomson theorem. In today's lecture, our main focus is about the modes of operations. What are these mode of operations? Before proceeding with this lecture, let's discuss some previous concept in the symmetric key cryptography, where I have discussed that how multiple encryption can be done to achieve the different level of security. So what was the multiple encryption? Multiple encryption is a technique in which an encryption algorithm is used multiple times. The best example of multiple encryption is double DES and triple DES. So in the first instance, the plain text is converted to ciphertext using the encryption algorithm. And I have explained you in detail that how we will develop any cipher by using the key, any key for the plain text. And whatever will be the answer, suppose C1 is the answer, we will again encrypt this C1 by using with the different key, or that is the multiple encryption of a same plain text. And the idea of using the multiple encryption is to enhance the security of any message. And this ciphertext is then used as the input and the algorithm is applied again. This process may be repeated through any number of stages. So we have seen in the double DES and triple DES that how we can do the multiple encryption by using different keys or with like 2 keys or 3 keys. So students, in double DES हमने ये देखा कि plain text को पहले हम encrypt करेंगे by using K1 और फिर दोबारा encrypt कर देंगे K2 के साथ. यानी डबल डेस्क के अंदर 2 कीज इस्तेमाल हो रही हैं K1 एंड K2 और हमने ये देखा कि क्योंकि इन दोनों एक की जो है वो 56 बिट्स की होती है तो 56 into 2 यानी दो हम 56 की यूज कर रहे हैं दैट मींस 112 बिट्स हम इस्तेमाल कर रहे थे इसको सिक्योर करने के लिए ताकि चीज जो है वो एक लेवल और सिक्योरिटी आपने इंक्रीज कर दी थी. मैंने आपको इसके एग्जाम्पल समझाने के लिए ये बात कही थी कि आप समझें कि घर के अंदर आपने एक तो घर को लॉक लगाया हुआ है और घर के अंदर जो कबर्ड है उसको भी लॉक करके उसके अंदर आपने कोई भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो सेव की हुई है. सो आपने 2 डबल लॉक करके अपने इस प्लेन टेक्स्ट को सिक्योर किया था. लेकिन हमने ये देखा कि डबल डेक्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो मीट इन द मिडल अटैक आ गया, यानी दरमियान में ही अटैक आ जाता है जब दोनों की बिट्स पहले ब्लॉक की और दूसरे ब्लॉक की बराबर हो जाती हैं और इससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा फिर अचीव नहीं हुआ. तो इसके सोल्यूशन के लिए जो है वो हमने ट्रिपल डेस्क की तरफ आए थे. ये ब्लॉक डायग्राम है डबल डेस्क की जिसमें हमने देखा था कि प्लेन टेक्स्ट को पहले K1 से इनक्रिप्ट करेंगे फिर हम K2 के साथ दोबारा इसको इनक्रिप्ट करेंगे और साइफर बन जाएगा. और डिक्रिप्शन के लिए फिर हम पहले K2 से डिक्रिप्ट करेंगे और फिर जो हमारे पास जवाब होएगा उसको K1 के साथ डिक्रिप्ट करके P आ जाएगा. ट्रिपल डेस्क के दो जो थे वेरिएंट हमारे पास मौजूद थे. एक था ट्रिपल डेस्क विद 2 कीज जिसमें आप ये देख रहे हैं कि 2 कीज इस्तेमाल हुई है, यानी पहले प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया है K1 के साथ, फिर जो जवाब आया फिर उसको K2 के साथ डिक्रिप्ट किया यानी रिवर्स ऑर्डर में एल्गोरिथम चलाया और फिर दोबारा इसको इनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग द
K1, ये जो इसका जवाब था, और फिर हमारे पास साइफर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कीज इस्तेमाल हो रही है, K1 एंड K2, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग आपने बढ़ा दी है। ये भी एक अच्छी स्कीम थी मल्टीपल इंक्रिप्शन के लिए। इससे भी बेहतरीन सोल्यूशन जो था वो था ट्रिपल डैश विथ 3 कीज, जिसमें पहले वाले ब्लॉक को K1 के साथ, फिर दूसरे वाले को K2 के साथ, और फिर तीसरे की जगह पे K3 के साथ आपने इंक्रिप्ट किया था। अब यहाँ पर हमने, आप समझे कि 56 इंटू 3, अगर हम डेस्क की बात करें तो हमने 3 लेवल की सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज कर दिया। एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ इस सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो कीज हैं वो इतनी डिफरेंट कीज कैसे जनरेट हो एक ही ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि हम हर एक प्लेन टेक्स्ट के लिए वी नीड टू डेवलप 3 डिफरेंट कीज. So we can use these techniques to share the data, but we already knew that our data is not of the size of this algorithm. हमने देखा था कि डेस्क के अंदर तो 64 बिट का एक ब्लॉक बनेगा, तो हमारा तो डेटा 64 बिट का नहीं होता। हमारा तो एक छोटी सी फाइल भी हमने शेयर करनी हो तो वो किलो बाइट्स के अंदर होगी, यानी केबीज के अंदर हमारी फाइल होती है। सो अगर हम एक ब्लॉक के ऊपर ही इतना टाइम लगाएंगे प्रोसेसिंग का कि पहले के इस टेक्स्ट को K1 के साथ इनक्रिप्ट करेंगे, फिर K2 के साथ डिक्रिप्ट करेंगे, फिर K1, तो ये टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है। सो आज के लेक्चर का मकसद ये है कि हम ये देखें कि अगर हमारे पास बड़े साइज के डेटा मौजूद हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं जिनके जरिए से हम इन ब्लॉक्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी एक मैसेज के मल्टीपल ब्लॉक्स बन रहे होंगे। सो इस टेक्निक को हम लोग क्लासिफिकेशन के में अगर देखें, क्रिप्टोग्राफी की क्लासिफिकेशन में, तो इस टेक्निक का नाम है ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉक तो हमें पता है कि हम डेस भी ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी है, एईएस भी ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें हमें फिक्स नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो हमें पता है कि हमने किस तरीके से इनक्रिप्ट करनी है। लेकिन अब हमारे पास अगर एक मैसेज के 10 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो अब हमें सेंडिंग साइड पे क्या मैकेनिज्म रखना है अदर देन द टीसीपी आईपी, और रिसीविंग साइड के ऊपर क्या मैकेनिज्म रखना है ताकि ये सारे ब्लॉक्स इकट्ठे जुड़ भी जाएं और साथ ही साथ वो सिक्योरिटी के साथ भी पहुंचे और बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ भी पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन। So students, before starting this concept, आप लोग नोट कर लें कि विलियम स्टॉलिंग बुक में चैप्टर नंबर 6 जो है वो मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में है, और बेरोज फरोजन में चैप्टर नंबर 7 जो है वो बेसिक ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में। So let's start. Let's discuss that what are these modes of operation. So students, हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है जी जो समझने वाली है, वो ये है कि a mode of operation is a technique for enhancing the effect of cryptographic algorithm. So how we will enhance the block cryptography specifically. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक्स बने होंगे, तो हम कैसे सेंड करेंगे सिक्योरिटी के साथ, यानी हर ब्लॉक को अलग अलग इनक्रिप्ट करेंगे, या क्या हम हर ब्लॉक को एक दूसरे के साथ ग्रुप करके या कोई ऐसी कनेक्शन क्रिएट करेंगे ताकि तमाम ब्लॉक्स जो है वो रेसिपिएंट साइड पर पहुंच भी जाएं और सिक्योरिटी के साथ भी पहुंच जाएं, और किस तरीके से हम सिक्योरिटी को एनहांस भी कर सकते हैं। सो जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है स्टूडेंट्स, वो एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट रजिस्टर भी हुए हैं, और स्टैंडर्ड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है NCX 3.104 in 1983, and now this standard is registered as FIPS 81. This standard has defined the 5 possible modes. These 5 modes are intended to cover virtually all the possible applications of encryption for which a block cipher could be used. So ये जो 5 चीजें तरीके आपको बताए जाएंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर के अंदर, आप लोग ये जहन में रखिएगा कि इस ये ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के लिए
ये सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो ये क्या है 5 मोड ऑफ ऑपरेशन, इनके नाम क्या है? पहला है जी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, दैट इज EBC। देन वी हैव साइफर ब्लॉक चेनिंग, दैट इज CBC। Then we have cipher feedback mode, that is CFB. And then we have output feedback mode, that is OFB. And lastly, we have counter mode, that is CTR. So let's start individually and discuss कि ये modes हमें किस तरीके से हमारे जो experience है क्रिप्टोग्राफी की, ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी का, उसको enhance करते हैं। So electronic codebook mode is the simplest mode in the is called ECB, that is electronic codebook mode, in which plain text is handled one block at a time, and each block of plain text is encrypted using the same key. So electronic codebook का concept ये है कि हमारे पास जितने भी blocks बन रहे होंगे XYZ whatever, अगर सपोज मेरे एक मैसेज के मेरे पास 3 ब्लॉक्स जो है वो बने हैं, ठीक है, मैं इस 3 ब्लॉक्स को मैं XYZ कह रही हूँ। मेरा जो एक मैसेज था जिसको मैं M कह रही हूँ, ये पूरा जो M है मेरे पास मैसेज, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो ECB मोड है वो ये कहता है कि जो तीनों मोड है इनको आपने अलग अलग जो है वो इनक्रिप्ट करना है, यानी X ब्लॉक को अलग इनक्रिप्ट करेंगे, Y को अलग करेंगे, Z को अलग करेंगे, लेकिन इन तीनों ब्लॉक्स को इनक्रिप्ट करने के लिए एक ही की इस्तेमाल होगी, जो कि आपने सेलेक्ट कर ली है वही की इस्तेमाल होगी। The term code book is used because for a given key there is a unique ciphertext for every B bit block of the plain text। यानी आप इसको इनक्रिप्ट करेंगे तो C1 बनेगा, इसको C2 क्रिएट होगा और C3 क्रिएट होगा, यानी तीनों का यूनिक, चाहे की एक ही है लेकिन तीनों का जो साइफर टेक्स्ट है वो अलग अलग जनरेट होगा। For a message longer than the B bits, the procedure is simple to break the message into B bits block, and we can add the padding to the last block if necessary। हमें ये बात पता है कि हम जब इसके ब्लॉक्स बना रहे होंगे, अगर लास्ट में हमारे पास कुछ बिट्स बट नहीं भी पूरी आ रही, ब्लॉक का साइज छोटा है, तो हम यहाँ पर पूरे करने के लिए मैसेज पैडिंग के जरिए से इसके आगे बिट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक की, वो कुछ इस तरह है कि सपोज मेरे पास जो मैसेज है उसके काफी सारे ब्लॉक बने हैं, P1 P2 अप टू PN। आपने अब देखें कि इसमें हर एक ब्लॉक को इनक्रिप्ट किया जा रहा है विद द सेम की, के साथ ही इनक्रिप्ट कर रहे हैं अप टू N, और इसीलिए साइफर टेक्स्ट जो ब्लॉक 1 है वो C1 आ रहा है, C2 और अप टू CN। इसी तरह डिक्रिप्शन साइड के ऊपर हम साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए भी सेम की इस्तेमाल कर रहे हैं, और अप टू N जो है वो P1 P2 एंड PN हमें जनरेट हो रहा है। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि अभी तक तो हमारे जहन में यही बात थी कि शायद हर ब्लॉक को हम अलग अलग ही इनक्रिप्ट करेंगे, लेकिन अब देखें कि हमारे पास कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें रेसिपिएंट साइड पे ये पता चले कि ये जो मैसेज है वो किन ब्लॉक्स का मैसेज, यानी जो P1 P2 एंड PN बने हैं, ये किस मैसेज के ब्लॉक्स हैं। अब एक वक्त में जरूरी तो नहीं कि मैं एक ही नेटवर्क के ऊपर चीज शेयर कर रही हूँ, मैं कोई चीज डाउनलोड कर सक रही होती हूँ, मैं कोई चीज अपलोड कर रही हूँ, मैं मेल भेज रही हूँ, मैं कोई किसी के साथ चैटिंग कर रही हूँ, अब मेरे पास तो बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे। सो इस एल्गोरिदम के जो इस कोडिंग के जरिए से हमें ये तो पता ही नहीं चलेगा कि किस ब्लॉक का कौन सा पार्ट है, यानी P2 जो है वो किस मैसेज का ब्लॉक है। इसके फायदे तो हैं कि दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम समझ आ गई है कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो P1 P2 PN है ये किस मैसेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिखे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के, एक एक दफा पढ़ लेते हैं इसको। The ECB method is ideal for short amount of data such as an encryption key. If you want to share a key, then this is a good method. Thus, if you need to transmit a desk key securely, ECB is a
appropriate mode of use because हमें ये पता है कि डेस्क की की 56 बिट्स की होगी, तो 56 का एक ही ब्लॉक बनेगा, आप उसको अलग से भेज दें. The most significant characteristic of ECB is that the same B-bit block of plain text, if it appears more than once, the message always produces the same ciphertext. This is a problem as well as this is a advantage as well. यानी कंप्यूटेशनली आपको बार बार उसे कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजा है, अगर आप उसे 50,000 दफ़ा भी भेजेंगे तो उसका साइफर टेक्स्ट सेम ही बनेगा. लाइक अगर मैंने जो है वो हाफ ऑफ द बिट्स 1 है, हाफ ऑफ द बिट्स 0 है, तो अगर मेरे ब्लॉक के अंदर जो जवाब आ रहा है वो ऑल वंस आ रहा है, तो इसी तरह जितनी दफ़ा भी वो इस्तेमाल हो रहा होगा वो सेम ही हमें जवाब देगा. So what are the disadvantages of electronic code book? For lengthy messages, the ECP mode may not be secure. If the message is highly structured, it may be possible for a cryptanalyst to exploit these irregularities. पहली चीज तो ये मैंने आपको जब ड्राइंग दिखाई है तब भी आपको बता दी कि अगर ये लॉन्ग मैसेज है तो एक तो ये चीज है कि और उसका स्ट्रक्चर काफी हाईली स्ट्रक्चर्ड मैसेज है, एक मैसेज के 15-20 ब्लॉक बन गए हैं, तो पहली चीज तो ये है कि ये इतना सिक्योर नहीं है कि आप अलग अलग भेजें हर ब्लॉक को. उसकी रीजन ये है कि जब एक ब्लॉक जा रहा है इंडिपेंडेंटली और दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक जा रहा है, तो वहां पर जो क्रिप्ट एनालिस्ट होगा वो उन बिट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकता है और उसके जरिए से वो कई ऐसे जो इरेगुलरिटीज हैं उनको अडॉप्ट कर सकता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आप एग्जाम्पल लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, if it is known that the message always start out with certain predefined field, then the script analyst may have a number of non-plain text ciphertext pair to work with. इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सपोज हमेशा जो है वो पहली की जो 15 बिट्स हैं मेरे ब्लॉक की वो सारी 0 हो जाती हैं और इसके अगेंस्ट जो साइफर टेक्स्ट बन रहा है वो मे बी 101010 बन रहा हो पहली 15 बिट. तो अब तो ये चीज फिक्स हो गई है, यानी क्रिप्ट एनालिस्ट जो है उसको ये बात पता चल गई है कि हमेशा 00 के अगेंस्ट 1010 ही बन रहा है. तो उसे नॉन प्लेन टेक्स्ट उसको पहले ही पता है कि 00 के अगेंस्ट ये वाला साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, यानी ये पेयर बन रहा है. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इस ब्लॉक को इस्तेमाल, मतलब क्योंकि ब्लॉक इंडिपेंडेंट है, हर ब्लॉक को जब शुरू हो रहा है तो इसी तरीके से हमें इसको देखना है और हमें सीधा पता चल रहा है कि हमारी शुरू की या आखिरी बिट्स जो हैं उनका बिहेवियर क्या है. सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इन दिस modes of operation that is really important, that is called the cipher blockchaining mode, CBC. आजकल जो आप लोगों ने ब्लॉकचेनिंग की एप्लीकेशंस बहुत जगहों पे देखी होंगी, वो कहते हैं ब्लॉकचेनिंग इन सिक्योरिटी, blockchaining in Internet of Things, blockchaining for hospital management system, blockchaining for several applications in the real field. So the basic idea is derived from the cipher blockchaining mode concepts. इसी से वो ब्लॉकचेनिंग का कॉन्सेप्ट निकला है. अब चेनिंग के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर चेन डेवलप होगी, यानी एक मैसेज को हम दूसरे के साथ लिंक करेंगे. So let's start कि आपकी बुक में क्या लिखा है. To overcome the security deficiencies of ECB, we would like a technique in which the same plain text block, if repeated, produces different ciphertext blocks. पहली बात तो ये थी कि 1-to-1 जो रिलेशनशिप बन रहा था हमेशा प्लेन टेक्स्ट से एक ही तरह का साइफर आ रहा है उसको खत्म करना है. And this is the simplest to satisfy this requirement. The CBC mod is a very good technique. In this scheme, the input to the encryption algorithm is the XOR of the current plaintext block, and preceding ciphertext block, the same key is used for each block.
इस बात की जो आधी बात है शायद आपको अभी समझ नहीं आए, लेकिन इस पॉइंट में से जो आपने अपने जहन में बात रखनी है वो ये रखनी है कि हर ब्लॉक के लिए हम सेम की ही इस्तेमाल करेंगे इनक्रिप्ट करने के लिए। यानी एक मैसेज के अगर 15 ब्लॉक बन रहे हैं तो 15 में एक ही होगा। बाकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ब्लॉक डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। In effect, we have chained together the processing of the sequence of the plain text block. तो अब हमने चेन करने का तरीका देखते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम से। सो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है IV। IV क्या है? दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में इस स्लाइड के बाद या इस कॉन्सेप्ट के बाद बताऊंगी आपको कि व्हाट इज द इनिशियलाइजेशन वेक्टर। दैट इज अ नंबर, दैट इज अ रैंडम नंबर जनरेटेड बाय मशीन। सो मेरे पास एक मैसेज था, उसके मेरे पास n ब्लॉक के डिफरेंट प्लेन टेक्स्ट बने हैं। अब होगा क्या कि हम जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है इसका साइज सेम होगा जो भी मेरे प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए मैंने एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है उसके। यानी अगर मैं डेस इस्तेमाल कर रही हूँ तो 56 बिट का इनिशियलाइजेशन वेक्टर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि डेस के अंदर मेरे जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो सब 56 बिट के बनेंगे। सो मैंने इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ इसको एक्सोर किया, इसका जवाब भी 56 बिट आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए कर भी देती हूँ कि यानी यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट है एस बिट्स, यहाँ पे भी एस बिट्स होनी चाहिए, जिसका जवाब आएगा एस बिट। अब की के साथ इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और इसका जवाब भी एस बिट्स आएगा। सो सारी बिट्स जो है वो एक जितनी होंगी जैसे जो हमारा एल्गोरिदम कहता है। अगर हमारे जो की है उसके लिए we need different number of bits, then we can add as the padding bits in the initialization factor. So पहला ब्लॉक मेरे पास बन गया C1। So C1 को C1 will become the initialization vector of the next block. आप देख रहे हैं कि ये C1 को हम एक्सोर करेंगे विद द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक नंबर 2। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट 3 के लिए C2 चला जाएगा। अब 2 ये देख रहे हैं, आप n ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने के लिए हमें सबसे पहले Cn-1 के साथ एक्सोर करना पड़ेगा, फिर इनक्रिप्ट करके जो है वो साइफर टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। यानी आप देखें C1 इनिशियलाइजेशन वेक्टर से आप स्टार्ट करेंगे और C1 को फिर सेकंड के साथ, C2 को थर्ड के साथ, C3 को फोर्थ के साथ लिंक करते जाएंगे। इसी तरह ये चेन डेवलप होती चली जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइफर ब्लॉक चेनिंग। डिक्रिप्ट करने के लिए भी आप देख रहे हैं कि जो n साइफर ब्लॉक आया है उसको k के साथ हम डिक्रिप्ट करेंगे और फिर एक्सोर करेंगे, और ये इसी तरह रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारे पास लास्ट पे हमें इनिशियलाइजेशन वेक्टर चाहिए होगा इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। सो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि रेसिपिएंट और जो सेंडिंग साइड है उन दोनों को एक तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर भी पता होना चाहिए और दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए वो है सीक्रेट की। So this is called the cipher block chaining. So this is the algorithm of CBC that if you want to create the ciphertext, we need to do two steps. One is the XOR with the CJ minus 1 with the P of J, and we need to encrypt it by using the K. But for the first block, for CJ minus I will be IV, यानी जो पहला ब्लॉक होगा उसके लिए ये चीज डिफरेंट होगी, इसकी जगह पे हम IV लिख देंगे। इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ आप इसको एक्सोर करेंगे। इसी तरह डिक्रिप्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो P of J है उसको साइफर टेक्स्ट के साथ एक्सोर करके K के साथ इनक्रिप्ट करेंगे, फिर डिक्रिप्ट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला ब्लॉक होगा हमारे पास, उसके लिए अगेन हमें डिक्रिप्शन साइड के ऊपर भी हमें क्या इनिशियलाइजेशन वेक्टर चाहिए होगा। सो होपफुली अब आपको इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा ये एल्गोरिदम कि किस तरीके से जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। सो बोथ साइड्स के लिए एक बहुत अच्छी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। C1 ब्लॉक के लिए प्लेन टेक्स्ट को एक्सोर करेंगे इनिशियलाइजेशन फैक्टर के साथ, और C of J के लिए हम J-1 को एक्सोर करेंगे with the P of J and then we encrypt it by with the secret key.
and j could be any number of blocks. And the recipient side, you can see that for P1, for finding the P1 block, we need to XOR the initialization vector with the decrypted value of C1. And similarly for Pj, we need to find out the j minus 1 and XOR it with the decryption of C of j. And j could be 2, 3, and 1. So first block for encryption and decryption will be the different from rest of the blocks. So students, here let's discuss that what was the initialization vector we have seen at this picture, this block diagram here, initialization vector. So initialization vector क्या करता है जी, to produce the first block of ciphertext, the initialization vector is XORed with the first block of plain text on decryption. The initialization vector is the XOR with the output of the decryption algorithm. The IV must be known for both sender and receiver, but be unpredictable by the third party. So this number should be secure as much as the key of your encryption or decryption or your cryptographic functions. So for maximum security, the IV should be protected against unauthorized changes. So that means we need to fix the initialization vector when we will start the chaining function. So one reason for protecting the initialization vector is as follow. तो अपने जहन में ये बात तो रख लें कि जैसे की की सिक्योरिटी है वैसे ही initialization vector की भी सिक्योरिटी हमें देखनी होगी. अब क्या वजह क्या है, हमें सामने हमारे वजह आ रही है कि किसी भी ब्लॉक को इनिशिएशन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें जो है वो इनिशियलाइजेशन फैक्टर पता है, तो हम उससे बहुत सी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और की भी अगर किसी तरीके से पता चल गया तो फिर तो हमारा सिक्योरिटी वैसे ही वायलेट हो गई है. सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट रीजंस. ये पहले लिखी हुई है जी कि इफ एन ओपोनेंट is able to fool the receiver into using different value of for IV, then the opponent is able to invert selected bit for the first block of plain text. पहली चीज तो ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई ऐसी फोर्ज करके या अपनी तरफ से ऑल बिट्स 1 करके या ऑल बिट्स 0 करके या हाफ बिट 1 हाफ बिट 0 करके किसी तरीके से इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है वो रेसिपिएंट को भेज देता है, तो रेसिपिएंट ने तो कुछ भी नहीं करना, उसने अपने ब्लॉक्स को डिक्रिप्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि उसको आखिर में जब फर्स्ट ब्लॉक आएगा तभी उसको इनिशियलाइजेशन वेक्टर चाहिए. तो सारी बिट्स जो हैं वो इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आती चली जाएंगी. और क्योंकि ये डिक्रिप्शन के लिए फर्स्ट ब्लॉक के लिए चाहिए ही है, तो फिर हमें जो है इससे हमारी जो पूरे ब्लॉक्स की सिक्योरिटी है वो अचीव नहीं हो पाएगी. तो सी दिस, कंसीडर द फॉलोइंग. एग्जाम्पल दी गई है आपको समझाने के लिए. मिसाल के तौर पर साइफर टेक्स्ट बनाना है हमने, तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर को एक्सोर किया हुआ P1 के साथ, और प्लेन टेक्स्ट बनाना है तो हमें डिक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक 1 को हमने एक्सोर करना है विद इनिशियलाइजेशन वेक्टर. अब लिखा हुआ नाउ यूज द नोटेशन x of I to denote the ith bit of the b bit quantity x. देन अब अगर हमारे पास एक इंडेक्स क्रिएट हो रहा है तो हमें ये बात पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हमारे अगर 25 मैसेजेस जा रहे हैं, हर मैसेज के ब्लॉक का इनिशियलाइजेशन वेक्टर डिफरेंट आ रहा है, तो हम सपोज अगर हमारे पास 10 डिफरेंट मैसेजेस हैं तो 10 इनिशियलाइजेशन वेक्टर हैं, तो वो 10 डिफरेंट बिट्स को भेज के प्लेन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं. आप देख सकते हैं आप इसने ये किया है कि आयत बिट को फाइंड आउट करने के लिए उसने आयत भेजा. देन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स और वी कैन स्टेट दैट, और हमें पता है कि अगर यहाँ पे इनवर्स या डैश लिया जाए तो दूसरी साइड पे भी उसका डैश लिया जा सकता है. तो अगर उसे प्लेन टेक्स्ट पता चल गया किसी एक तरीके से एक को एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर से भी, तो उसके इनवर्स जो डैश फंक्शंस हैं वो क्रिएट कर सकता है. वेयर द प्राइम नोटेशन denotes bit complementary, हम complementation कर सकते हैं. That means if an opponent can predictably changing the bits in IV, the corresponding bits of received value of P1 can be changed. So this is already understood कि अगर initialization vector में एक bit भी change होगी तो हमारा plain text का block change हो जाएगा.
हमारा जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन उसका मकसद ये होगा, जो हमारे पास हमारा जो भी ओपोनेंट है, उसका मकसद ये होगा कि उसे ये पता चल जाए कि इनिशियलाइजेशन फैक्टर बनाने का तरीका क्या है, या उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है। So in conclusion, because of the chaining mechanism of CBC, it is an appropriate mode for encrypting the messages of length larger than the B bits. That means कि fixed bits ना हो, different तरह की bits हो, और वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। So thank you very much student। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन है वो 5 तरह के हैं, जिनमें से आज हमने सिर्फ 2 डिस्क्राइब किए हैं। एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक देखा और दूसरा हमने साइफर ब्लॉक चेनिंग देखा, और हमने देखा कि इन दोनों की ब्लॉक डायग्राम्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी 3 जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।